हेलो, नमस्ते, सुप्रभात मेरे दोस्तों। आज हम बिहार दरोगा मद्य निषेध 78 पोस्ट वाला जो एग्ज़ाम हुआ था 12 जुलाई 2026 को, उसका 100 प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे और 100 के 100 प्रश्न एकदम सही हैं और इसको देखने के लिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और मैं दिखा देती हूँ ये इस वीडियो में कि 100 क्वेश्चन है कि नहीं, वो भी ऑप्शंस के साथ। ये देखिए, तो ये सारे क्वेश्चंस मैं अभी कराऊँगी और आपका कितना सही हो रहा है, गलत हो रहा है, कितना आपने छोड़ा है, ये सब आप मिला सकते हैं और उसके बाद आप मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। धन्यवाद। पहला क्वेश्चन है, जो सोनगिरी किस धर्म का प्रमुख धार्मिक केंद्र है? तो वो है जैन धर्म का। इससे क्वेश्चन आया था कि और सोनगिरी किस धर्म का प्रमुख धार्मिक केंद्र है? तो ये है जैन धर्म से संबंधित। कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये कहाँ है? ये कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य है बिहार का दरभंगा जिला में। अब पूछा था कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ कब ली थी? तो 15 अप्रैल 2026 को। चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भूमि अवनयन लैंड डिग्रेडेशन का एक मुख्य कारण है? तो इसमें इस टाइप से क्वेश्चन था कि अतिचारण, जल भराव, खनिज प्रसंस्करण, औद्योगिक अपशिष्ट या ये सभी था। तो सभी होगा क्योंकि भूमि अवनयन इन सभी कारणों से होता है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की भूमिका और उनके कार्यों के सही मिलान का चयन करें। तो क्वेश्चन है इस ये वाला क्वेश्चन जो था उसमें था कि प्रधानमंत्री और उसका जो काम है उसका मिलान करना था। तो इस तरीके से नहीं था बट वही था कि मिलान करना था। तो इसको हम देखेंगे समन्वय। तो प्रधानमंत्री में समन्वय की क्या मतलब होता है? तो विभिन्न मंत्रालयों के बीच मतभेदों को सुलझाना, अध्यक्षता, कैबिनेट की बैठकों का नेतृत्व करना। तो ये अध्यक्षता, संचार, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी, नेता। तो लोकसभा और देश का मुख्य प्रतिनिधि। तो क्या कह रहा है कि सही विकल्प चुनो। तो क्या है कि सभी सही है, 1, 2, 3, 4 सभी प्रधानमंत्री और उनके कार्य का मिलान सही है। तो छठा क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये 4 कथन दिया हुआ है, देखना है कि ये सही है या गलत है। तो शुक्र ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे, श्वेत और पीले बादलों से बना होता है, तो ये एकदम सही है आपका। उसके बाद है अपच की स्थिति में उदर में अम्ल उत्पादित होता है और इसे बेअसर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षार का उपयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। उसके बाद है कि नेटल पादप के डंक चुभने पर मेथेनोइक अम्ल निकलता है जिससे पीड़ा होती है। तो मेथेनोइक अम्ल जो होता है ये चींटी के डंक में भी पाया जाता है, तो ये सही है एकदम। उसके बाद मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर दांतों का क्षय या दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है, तो ये गलत है क्योंकि हमारे मुंह का पीएच मान जब 5.5 से कम होता है तब हमारे दांत का चयन स्टार्ट हो जाता है। तो देखेंगे कि कौन कौन सही है। तो पहला गलत है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा जो है गलत है। तो 1, 2 और 3 होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि लौड़िया अरेराज और लौड़िया नंदनगढ़ किस जिले में स्थित है? तो ये है पश्चिमी चंपारण में। 8 में है कि बिहार सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश और पटना में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ 25 करोड़ रुपए का शुरुआती एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? तो कॉर्पोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड सीआईपीएल के साथ। क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति यानी महंगाई को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं उठाया जाता है? तो रेपो रेट में वृद्धि करना, सार्वजनिक व्यय में कमी करना, करों यानी टैक्सेस की दर में वृद्धि करना या केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदना। तो डी नंबर नहीं करता क्योंकि मुद्रास्फीति के टाइम में ऑलरेडी बाजार में बहुत सा पैसा ज़्यादा हो गया रहता है, इसलिए केंद्रीय बैंक द्वारा यह कदम नहीं उठाया जाता। डी नंबर सही होगा। 10 में है कि कार्यालय के ने एक ज्ञापन जारी किया, इसका अंग्रेजी में अनुवाद करना था। द ऑफिस इशूड अ मेमोरेंडम, ये ट्रांसलेशन था, तो इसका सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा क्या कि द ऑफिस इशूड अ मेमोरेंडम। 11 में है कि ही गॉट हिज टेलीविजन रिपेयर्ड, तो उसने अपना टेलीविजन ठीक कराया, इसका हिंदी बताना था, तो ये होगा। इसमें ऑप्शन और भी था कि उसने अपना टेलीविजन ठीक कराया होगा या वह अपना टेलीविजन ठीक कराएगा। एक और ऑप्शन था कि उसने अपना टेलीविजन ठीक कराने का सोचा, ऐसा था। तो इसका तो सही होगा, उसने अपना टेलीविजन ठीक कराया। 12 में आते हैं,
तो भारतीय संविधान के तहत निम्न में से कौन सा सांसदों का व्यक्तिगत विशेषाधिकार या विशेषता नहीं है? तो गिरफ्तारी की स्वतंत्रता, वाद विवाद की स्वतंत्रता, न्यायालय के जूरी में उपस्थिति से छूट और न्यायालय की कार्यवाही को स्वतंत्र रूप से प्रकाशित करने का अधिकार। तो डी होगा इसका कि ये विशेषता नहीं होती है सांसद की। 13 में आता है आयनिक यौगिकों के बीच प्रबल विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा विपरीत आवेशित आयनों की वजह से। 14 में है कि कौन सी मिट्टी गीली होने पर फूल जाती है तथा चिपचिपी हो जाती है और सूखने पे फट जाती है? तो इसका सही आंसर था काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की भारतीय नौसेना के अधिकारी को मिलने वाली मानद उपाधि क्या कौन सी है? तो इसमें था एडमिरल ऑफ नेवी, एडमिरल, वाइस एडमिरल या एडमिरल ऑफ द फ्लीट। तो इसका सही आंसर होगा एडमिरल ऑफ द फ्लीट। 16 में है कि भारतीय नौसेना 3 कमानों में संगठित है। तो वो कौन कौन सी है? तो पश्चिमी नौसेना कमान था, केंद्रीय था, दक्षिणी था या पूर्वी था? तो पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी होगा, यानी कि सी इसका सही उत्तर होगा। हम जानते हैं कि पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। दक्षिणी नौसेना का कमान का मुख्यालय है कोचीन में और पूर्वी का है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन था कि जुलाई 2025 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 4 इंक्यूबेशन केंद्रों में से एक के रूप में किस विश्वविद्यालय का चयन किया गया है? तो ये है नागालैंड विश्वविद्यालय का चयन किया गया है। 18 में भारत का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये है बेंगलुरु में। 2026 के लिए द मेमोरियल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो कुलजीत कौर मढ़ास बनी है। 20 में है कि प्रथम समर्पित एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स एएनटीएफ पुलिस स्टेशन किस शहर में अनुमोदित किया गया? तो ये है दिल्ली में। 21 में है कि 2025 में लॉन्च हुआ भारत का अब तक का सबसे बड़ा सरकारी डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म क्या है? तो ये है, कहाँ चला गया? 21 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे थे कि 2025 में लॉन्च हुआ भारत का अब तक का सबसे बड़ा सरकारी डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म क्या है? तो ये है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। 22 में है भारत ने 2025 में किस देश के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है यूनाइटेड किंगडम। इसके साथ 2025 में हस्ताक्षर किया है भारत ने। भारत का पहला एआई सक्षम शहरी बाढ़ प्रबंधन प्रकोष्ठ यूएफएमसी किस शहर में स्थापित किया गया? तो यह है गोरखपुर में। 24 में बंगाल आर्मी की पौधशाला के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये अवध को जाना जाता है। 25 में निम्नलिखित में से किसने रामचरितम की रचना की? तो कलहन था, संध्याकर नंदी था, बाण भट्ट और कालिदास था। इसका सही उत्तर होगा संध्याकर नंदी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी। पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो अनाई मुदी, दोदा बेटा, नमचा बड़वा या महेंद्रगिरी? दोदा बेटा तो दक्षिणी का हो जाएगा। तो महेंद्रगिरी जो होगा ये इसका सही आंसर है और इसकी ऊंचाई जो है वो 1501 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये है हजारीबाग, अभड़क, हट्टी, सोना, जादूगोरा जो है यूरेनियम या जावर तांबा। तो हजारीबाग का तो अभड़क सही है। उसके बाद है हट्टी, सोना सही है। जादूगोरा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। लेकिन जावर जो है वो तांबा का गलत है क्योंकि ये जावर जो है राजस्थान में और जास्ता जिंक और लेड के लिए प्रसिद्ध है ये। 29 में आते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए, ये वाला है। तो ये सूची 1 में दिया हुआ है कि सरिस्का कहाँ है? तो ये है उड़ीसा, बांदीपुर है कर्नाटक में, सिमलीपाल है उड़ीसा में, सरिस्का जो है वो सरिस्का हो जाएगा आपका राजस्थान में, नामदफा है अरुणाचल प्रदेश में और दुधवा जो है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो 1 का 3, 2 का 5, 3 का 4 और 4 का 1, मतलब नामदफा का अरुणाचल प्रदेश और 5 का 2, सही उत्तर होगा सी। 30 में है कि कॉलम 1 फसल और कॉलम 2 फसलों की विशेषताओं से मिलाइए। तो इसमें फसल दिया था जो रबी की फसल है गेहूँ और क्या बोलते हैं ये खरीफ फसल है चावल और चाय, ये सब का मिलान करना था। उसकी विशेषता मतलब कि किस ऋतु में कौन सी फसल होती है। तो चावल जो होती है उच्च ताप एवं उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। गेहूँ को जो है शीत उपजाऊ ऋतु की आवश्यकता है और चाय को क्या है उष्ण एवं आर्द्र पाला मुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। तो 1 का सी, 2 का हो जाएगा ए और 3 का बी, यानी कि डी सही होगा।
31 में है कि दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित बिहार के जिलों के सही समूह को छाटिए। तो इसमें गया, पटना, सहरसा और मधुबनी सही है, क्योंकि गया सबसे नीचे, बीच में आता पटना, पटना के ऊपर है सहरसा और मधुबनी सबसे ऊपर है उत्तरी छोर पे। 32 में है 2025 में भारत ने किस घटना के जवाबी कार्रवाई के रूप में सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। तो ये होगा पहलगाम आतंकी हमला के, जो 1960 का था सिंधु जल समझौता, उसको निलंबित कर दिया गया पहलगाम आतंकी हमला के बाद। 33 में निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा छोटा नागपुर पठार का उत्तरी छोर बनाता है। तो ये हो जाएगा आपका राजमहल की पहाड़ी। क्या होगा? राजमहल की पहाड़ी सही उत्तर होगा। उसके बाद हम 34 नंबर देखते हैं। सत्ता की साझेदारी के पक्ष और विपक्ष पर अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। सत्ता की साझेदारी के पक्ष में तर्कों की पहचान करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर दें। तो सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है कि सत्ता का विभाजन करना, बांटना। इसमें है 5 ऑप्शन दिया हुआ था। अविभाजित राजनीतिक शक्ति, तो सबसे पहले तो अविभाजित नहीं होगा, क्योंकि विभाजित इसका आंसर सही होना चाहिए था। इसमें दूसरा है नियंत्रित और संतुलन प्रणाली, तो ये वाला सही है। सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, ये भी सभी है। और सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन, सत्ता का क्षैतिज विभाजन, ये सब सही है। तो सिर्फ 1 नंबर गलत है, बाकी बी, सी, डी और ई सही है। तो इसमें बी, सी, डी, ई होगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बी वाला होगा। बी, सी, डी और ई, ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 35 नंबर पर। निम्न में से कौन से विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में आते हैं। तो ये मेरा शॉर्ट वीडियो एक हम डाले थे कि संघ सूची से संबंधित जो विषय है उसके बारे में, आप मेरे वीडियो सेक्शन में शॉर्ट्स में जाके ये देख सकते हैं कि मैंने ये डाला था। और इससे एक क्वेश्चन बना हुआ है कि संघ सूची का विषय है बैंकिंग, डाक और तार, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पुलिस नहीं होगा, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है। तो होगा केवल 1 और 2 सही है, डी आंसर होगा। 36 में है कि ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ये है लॉन टेनिस से। 37 में है निम्नलिखित में से कौन सा मिशन क्षुद्र ग्रह एपोफिस के अध्ययन से संबंधित है। तो ये है रामसस मिशन। 38 में है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर पूर्व दिशा में स्थित है। तो ये जो भारत का नक्शा है, इसके पूर्व में कौन सी दिशा, इधर ही पूर्व है कि इधर पश्चिम होता है, ऊपर हो गया उत्तर और नीचे दक्षिण। तो सबसे पूर्व में स्थित कौन सी है। तो ये है पटकाई-बूम, ये डी आंसर सही होगा। 39 में आते हैं, जनसंख्या की गुणवत्ता निम्न में से किन कारकों पर निर्भर नहीं करती है। तो ये साक्षरता दर पर निर्भर करती है, ये तो होगा। जीवन प्रत्याशा से निरूपित होती है, सही है। लोगों व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है, लोगों द्वारा प्राप्त कौशल पर निर्भर करती है। लेकिन डी में है जो लोगों द्वारा की गई विदेशी यात्राओं की संख्या, तो ये मैटर नहीं करता, तो डी होगा, क्योंकि इस पर निर्भर नहीं करती है। 40 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत 2 करोड़ से अधिक लागत की उपभोक्ता की शिकायतों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है। तो ये है जिला आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग या नोडल ऑफिसर, ये चारों ऑप्शन था। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय आयोग, क्योंकि जिला आयोग के पास जो जाता है तो वो है 50 लाख तक का। उसके बाद राज्य आयोग में 50 लाख से 2 करोड़, यानी 2 करोड़ से नीचे तक का। लेकिन राष्ट्रीय आयोग जो है इसमें जाता है 2 करोड़ से ऊपर का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय आयोग से। 41 में है श्री कृष्ण सिन्हा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें दिया हुआ था श्री कृष्ण सिन्हा ने 1930 में महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए वकालत छोड़ी थी। तो ये तो गलत होगा, क्योंकि उन्होंने वकालत छोड़ी थी 1921 में असहयोग आंदोलन के समय में। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 1946 से 1965 तक शासन किया, मतलब लगातार सेवा की बिहार की। तो ये गलत है, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी 1961 में और उस टाइम तक ये मुख्यमंत्री थे। तो इस दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो ये होगा डी, ए और कथन 2 दोनों गलत है, 1 और 2 दोनों गलत। 42 में है ताम्रपाषाण काल के बारे में सही वर्णन नहीं करता है, कौन सा है। तो इसमें था
4 ऑप्शन दिया हुआ था कि इस काल में लोग घास-फूस से बने छप्पड़ वाले घरों में रहते थे। इसमें ऑप्शन आपको अलग मिल सकता है, लेकिन इसका आंसर यही था कि ताम्रपाषाण काल के लोग पकी हुई पकी हुई ईंटों के बड़े महलों में रहते थे। ये वाला नहीं था, ये वाला गलत है क्योंकि ये ताम्रपाषाण काल के बारे में सही नहीं है। 43 में है, भारतीय संविधान के तहत राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन को ढूंढा है, निकाला है, फिर उसके बाद इसको ऑप्शन के साथ लिखा है और मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको सही से आपके सामने पूरा क्वेश्चन लाऊं और उसका ऑप्शन भी जो एग्ज़ाम में था वैसा लिख सकूं। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि हाँ, ऑप्शन उसी टाइप से हो, लेकिन कुछ इधर-उधर हो सकता है क्योंकि ये याददाश्त बेस पे है, मेमोरी बेस्ड जिसको कहते हैं। तो मेरी मेमोरी और जो यूट्यूब या फिर गूगल से मैंने सर्च करके लिखा है। तो आप इस वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो देखते हैं हम आगे वाला क्वेश्चन 43 नंबर। ये क्या है कि भारतीय संविधान के तहत राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन गलत? तो ये आता है कि राज्यपाल विधान परिषद द्वारा पारित किसी बिल को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने के लिए रोक कर रख सकती है। तो ये सही है। इसमें कह रहा गलत ढूंढना है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी विधेयकों को अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने के लिए बाध्य है। तो सभी विधेयक को सुरक्षित रखने के लिए बाध्य है, तो ये गलत है क्योंकि बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति को सारा विधेयक को भेजना जरूरी नहीं है। तीसरा है कि राज्यपाल के पास राज्य विधानसभा को भंग करने की शक्ति होती है, तो ये सही है। डी है कि राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा था क्या कि कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत है, तो ये होगा बी आंसर। 44 में है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो है 4 कथन दिया हुआ था और ऑप्शन भी था एग्ज़ाम में, क्योंकि ये था कि ए बी सी सही है या बी सी डी सही है या बी सी ए सही है या फिर इस तरीके से कि सी डी ए सही है। इस तरीके से ऑप्शन था, लेकिन बात वही है कि यहाँ पे 4 कथन थे जिसमें से आपको ढूँढना था कि कौन-सा गलत है, कौन-सा सही है। तो संसद किसी राज्य की सीमाएँ परिवर्तित करता है अनुच्छेद 3 के तहत, ये सही है। संसद किसी राज्य क्षेत्र का विस्तार करता है, ठीक है। संसद किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है, तो अनुच्छेद 3 हमें यही बताता है कि राज्य की सीमा, क्षेत्र और उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन संसद किसी देश पर युद्ध की घोषणा करता है, ये अनुच्छेद 3 में नहीं है, तो सी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर होता है, तो ये सही है। राज्य का अध्यक्ष केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है, तो ये सही है। राष्ट्रपति जो है वो सही में नाम मात्र का होता है, वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। तो हम देखेंगे ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। 46 में है कि पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें 4 ऑप्शन था कि बिहार सरकार स्वयं के पंचायत संबंधी कानून बना सकता है, ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है और पंचायत का चुनाव हर 4 साल के बाद होता है। तो सही पहचानना है, तो इसमें क्या है कि पंचायत का चुनाव हर 4 साल पे होता है, ये गलत है क्योंकि ये होता है 5 साल पे। जिला परिषद जो होती है पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। मेरा एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें मैंने पंचायती राज व्यवस्था, बिहार की पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद 3 स्तर होते हैं। तो दूसरा स्तर होता है जो पंचायत समिति होता है, जिला परिषद जो होता है तीसरा स्तर होता है, तो ये सी नंबर भी गलत है। बी में है कि ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों के द्वारा किया जाता है, तो ये सही है, लेकिन सॉरी ये भी गलत है क्योंकि ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों के द्वारा नहीं किया जाता है। और बी ए नंबर में है कि बिहार सरकार स्वयं के पंचायती संबंधी कानून बना सकता है, तो क्योंकि ये समवर्ती सूची में आता है, सॉरी राज्य सूची में आता है, इसलिए बिहार सरकार स्वयं के पंचायती संबंधी कानून बना सकता है, ये वाला सही होगा। 46 में है कि 2026 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसे चुना गया है, नियुक्त किया गया
है तो ये है रोहित राजपाल को, तो सी सही उत्तर होगा। उसके बाद है 48 में चलते हैं कि भारत में राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय के वार्षिक अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसमें ऑप्शन इस तरीके से नहीं था, इसमें ऑप्शन था NSSO भी था, तो इसका सही आंसर NSSO नहीं होगा, NSO होगा, क्योंकि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है BSO और NSSO दोनों का सम्मिश्रण है। उसके बाद 49 में चलेंगे, वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल खनिज उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, तो ये होगा उड़ीसा। सरहुल किस राज्य में मनाया जाता है, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें सरहुल के बारे में मैंने बताया था और वहीं से क्वेश्चन आ गया हुआ। तो फ्रेंड्स मैंने बहुत सारा शॉर्ट वीडियो इधर डाला, 1 मिनट का, 1.5 मिनट का, या 2 मिनट का, जिसमें से 3 शॉर्ट वीडियो से इस एग्जाम में क्वेश्चन थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 1 मिनट के वीडियो से 3 क्वेश्चन का आना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं, ताकि मैं और मोटिवेटेड हूँ और वीडियोस बनाऊँ। तो इसमें है कि शोरगुल मनाया जाता है झारखंड में, ये सही है। 51 में है कि भारत के अंत्योदय अन्न योजना के तहत जारी किया जाने वाला अंत्योदय कार्ड विशेष रूप से किसके लिए, तो ये ठीक है कि BPL धारी जो परिवार होते हैं उनमें अत्यंत गरीब और बेसहारा परिवारों के लिए। तो इसमें था कि गरीबों के लिए था, ऑप्शन इस तरीके से नहीं था जैसे मैंने लिखा है, लेकिन था उसमें कि गरीबी रेखा से नीचे या फिर गरीबों में सबसे गरीब के लिए, तो आंसर होगा गरीबों में सबसे गरीब के लिए। 52 में है कि जीवन और शतायु मोबाइल ऐप, मतलब जीवन जो मोबाइल ऐप है और शतायु डैशबोर्ड है, किसके लिए शुरू किया गया था, तो ये किया गया था वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और देखभाल के लिए। 53 में आते हैं, कालक्रम मतलब दिया हुआ था कि किसका सबसे पहले कौन खोजा गया था, इस तरीके से बढ़ते क्रम में सजाना था, तो कालीबंगा, अमरी, मेहरगढ़ और लोथल था। तो सबसे पहले जो था वो मेहरगढ़ आएगा, उसके बाद अमरी, उसके बाद आएगा आपका कालीबंगा, फिर लोथल। तो होगा C B, मतलब C के बाद B, A और D, तो ये B सब नंबर सही होगा। 54 में है कि कौन वास्तविक मछली नहीं है, तो कैटफिश, जेलीफिश, डॉगफिश या गोल्डफिश, तो जेलीफिश जो है वो वास्तविक मछली नहीं है। 55 में आते हैं, निम्न में से किस पादप कोशिका की दीवारें छिद्रित नहीं होती है, तो ये है वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, छाननी नलिकाएं और छह या साथी कोशिकाएं। तो इसमें वाहिनिकाएं जो है उसमें वो भी छिद्रित नहीं होती है, और सहसाथी कोशिका ये भी छिद्रित नहीं होती है। लेकिन अब देखते हैं कि इसका आंसर आयोग क्या मानता, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में था मुझे जहाँ तक याद है। 56 में है, 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्रों और युवाओं द्वारा किस मतलब स्वीडन के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ऐसा था, तो रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, ये सही होगा। उसके बाद में आते हैं 57 में कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार से आती है, तो उसमें था अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य ऑप्शन में था, और अवरक्त इस तरीके से। तो इसका ध्वनि तरंगे कैसी होती है, तो अनुदैर्घ्य होती है, ये सही है। उसके बाद है 58 में एक करंट अफेयर से क्वेश्चन था कि प्रगति में मुख्य रूप से किस क्षेत्र के देश शामिल हो रहे हैं, तो इसमें एशियाई और हिंद महासागर क्षेत्र के देश शामिल हो रहे हैं, ये वाला सही होगा D। फिर आते हैं 59 में, प्रत्येक वर्ष 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाने का प्रस्ताव किस देश के द्वारा दिया गया था, तो ये है पेरू के द्वारा दिया गया था। 60 में आते हैं, EPFO द्वारा लॉन्च किए गए प्राप्त का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये भी करंट से क्वेश्चन था। तो सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन भुगतान आदेश PPO सौंपना, ये होगा आपका करेक्ट आंसर C। के बाद आते हैं 61 में, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं रही है, तो ये थी रेखा गुप्ता थी, सुषमा स्वराज थी, शीला दीक्षित थी, लेकिन रचना बनर्जी नहीं थी, तो ये होगा D आंसर आपका। 62 में है कि भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जा रही है, तो ये लद्दाख होगा। 63 में आते हैं, भारत में लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है, तो ये है केरल अगर ऑप्शन न होगा तो केरल, मुझे याद नहीं है कि केरल था कि नहीं, लेकिन मैंने उड़ीसा लगा, तो उड़ीसा मुझे याद है कि सही हो सकता है, या फिर केरल अगर ऑप्शन में रहा हो तो केरल सही होगा लेटेराइट मिट्टी के संबंध में। 64 में कि अंग्रेजी शब्द डिसमिस का सही हिंदी अर्थ क्या है, तो बर्खास्त करना था। प्रतिवेदन का सही अंग्रेजी क्या होगा, तो रिपोर्ट होगा। गिल्ड श्रेणी किसका संगठन है, तो शिल्पकारों और व्यापारियों का है, तो B सही होगा। 67 में है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
के तहत लाभार्थियों को उनकी उम्र के आधार पर हर महीने कितना न्यूनतम और अधिकतम अंशदान रुपया जमा करना पड़ता है? तो ये 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह। ये सही होगा सी। 68 में आते हैं द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये शशि थरूर है। 69 में है अम्बपाली राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित किस प्रकार की साहित्यिक रचना है? तो ये है नाटक। मैकाले 70 में ये मैकाले ने प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये है 1834। सी होगा। 71 में है कि भारत में खेल कोचिंग के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार होगा 71 का बी। 72 में है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय है। 73 है कि भारत के खनिजों के मानचित्रण और अन्वेषण के लिए कौन सा प्रमुख केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? तो ये है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। ये होगा बी आंसर। 74 में है कि 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन दो लोग सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर गए थे जिसकी याद में ये मनाया जाता है? तो यह है सर एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नॉर्गे। बी होगा। 75 में है कि राजनीतिक पतन यानी पॉलिटिकल डीके की अवधारणा किस राजनीतिक विचारक द्वारा दी गई है? तो यह है सैमुअल पी हंटिंगटन। सी होगा। जादू टोना मंत्र तंत्र मंत्र और काले जादू से संबंधित वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। यही सब ऑप्शन में था जिसमें अथर्ववेद था। सही होगा। 77 में है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कौन 3 सूचियां शामिल है? तो ये इस तरीके से नहीं था, उसमें 4 था और फिर उसके बाद नीचे ऑप्शन था कि ABC होगा या BCD होगा या ACD होगा, इस तरीके से। तो उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची सही होगा। 78 में विजय दान देथा जी को राजस्थानी भाषा में किस प्रसिद्ध कृति के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बातारी फुलवाड़ी के लिए किया गया था। ये भी करंट से क्वेश्चन था। उसके बाद है 79 में कटेश्वर धाम किस स्थान पर लगाया जाता है? तो ये गया में होता है, मेन गांव में। 80 में इस्लामिक धार्मिक कला से संबंधित है कौन सा? तो किबला, उलेमा, इमाम या अरेबेना या फिर कुछ और था इसमें क्वेश्चन में, ऑप्शन में। तो आपने जो लगाया होगा वही था, जो डी ऑप्शन अलग था वही था, इस्लामिक धर्म से संबंधित नहीं। फिर आते 81 में कि सरकारी समितियां किससे संबंधित है? तो 4 ऑप्शन था कि अनौपचारिक श्रेणी से, औपचारिक श्रेणी से, लघु उद्योग से या परा उद्योग। तो इसका औपचारिक फॉर्मल वाला जो था वो सही होगा। 82 में है कि अंतर्दृष्टि का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो इनसाइट होगा। इनसाइट मीन्स अंतर्दृष्टि होता है। 83 में है कि निम्नलिखित में से कौन से मिलान गलत है? कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, डेटा मुहर लगाना, कल्टीवेशन खेती करना या क्राइम अपराध। तो 3 तो सही है, डेटा वाला गलत है, तो बी होगा आपका आंसर। 84 में है कि माइक्रोवेव सिग्नल की एक बड़ी खामी क्या है? तो मौसम की समस्या संबंधी जो ऑप्शन था वही सही आंसर है आपका। 85 में है कि एक कूलॉम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं? तो ये था कि 6.25 गुने 10 पर 18 इलेक्ट्रॉन। बी होगा सही। 86 में आते हैं कि ऊंचाई से गिरती हुई किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा किस समय अधिकतम होती है? और इसका इंग्लिश में दिया हुआ था कि काइनेटिक एनर्जी। तो स्थितिज ऊर्जा तो पोटेंशियल एनर्जी होता है और काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। तो अब इंग्लिश वाला या तो माने, और ज़्यादातर तो इंग्लिश वाला ही मान्य होता है। तो सबसे उच्चतम बिंदु ये हमको लगता है कि ये क्वेश्चन जो है वो आयोग मतलब रद्द कर देगी, क्योंकि इसमें इंग्लिश में था काइनेटिक एनर्जी और हिंदी में है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे उच्चतम बिंदु पर अगर स्थितिज ऊर्जा माना जाता है तो सबसे उच्चतम बिंदु पर अधिकतम होती है। तो 86 का होगा ए। 87 में एक मैथ का क्वेश्चन था कि प्राकृत संख्या था शायद कि ABC प्राकृत संख्या है और ये 2 ऑप्शन थे और इसको हल करके बताना था कि कौन सा सही है। तो केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, या 1 और 2 दोनों का मान 1 है। तो इसका तो सी होगा सही कि 1 और 2 दोनों सही है, या फिर 1 और 2 दोनों का मान 1 है, ऐसा था। यदि समीकरण निकाय के x प्लस 3y बराबर k माइनस 3 एवं 12x प्लस ky बराबर k का कोई हल नहीं तो k का मान क्या होगा? तो -100 अगर ऑप्शन में था तो वो होगा, या फिर प्लस -100 था तो वो होगा। मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कि क्या था ऑप्शन। 89 में है कि एक से 49 तक के पोल की संख्या में किस पोल को हम x माने कि उस x पोल से पहले और बाद का पोल को जोड़ने पर दोनों साइड का मान बराबर हो? तो इसका सही उत्तर होगा 35। 90 में है यदि एक व्यक्ति आय का मतलब उसका दिया हुआ था कि कुछ खर्च करता है, मतलब 1/4 भाग 7
का 7% कुछ और चीज़ पे खर्च करता है, फिर 1/3 का 8% कुछ और चीज़ पे, और शेष का 10% का वार्षिक आय 412 हो, तो कुल राशि क्या होगी? तो इसका सही आंसर आ रहा था 4800। 91 है कि कथन दिया हुआ था कि एक वस्तु का क्रय मूल्य है 450, अंतिम रूप से बिल बनाने पर मतलब उसको 500 रुपये का बिल मिलता है। तो और 4 ऑप्शन दिए थे, तो इसका सही आंसर था ए, क्योंकि 20% छूट के साथ अंकित मूल्य 625 होगा। उसके बाद आते हैं 92 में कि मुद्रास्फीति का मुद्रा की क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, कम हो जाती है, या क्रय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर सिर्फ धनवानों की क्रय शक्ति बढ़ती है? तो इसका तो सही आंसर बी होगा कि क्रय शक्ति कम हो जाती है। 93 में आते हैं समीकरण संतुलित करना था, तो मतलब एल था प्लस Cu Cl2 एरो एल Cl3 प्लस Cu, तो मैंने डाल के ऑप्शन डाल के देखा था और ये बी नंबर सही था, 2 3 2 3। 94 जो है वो विशेष विकासशील देशों में शहरीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों का विकास। सी नंबर सही होगा, क्योंकि ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों का विकास ही शहरीकरण का प्रमुख कारण। 95 में है कि कथन था कि पारिस्थितिकी तंत्र में नीचे की ओर जाने पर संख्या अधिक होती है और उत्पादक और सौर ऊर्जा का केवल 1%। मतलब हमको था लग रहा है कि इसमें क्वेश्चन था कि हर स्तर पे ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो 1% होता है, ऐसा था। तो 1% था, तो वो सही था, ये भी सही था। तो कथन और कारण दोनों सही थे। इसमें का मुझे एग्जैक्ट ऑप्शन याद नहीं है कि क्या था, लेकिन ये दोनों कथन सही थे। और 4-5 क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है, अगर याद आएगा तो मैं अपने शॉर्ट वीडियो में ये 4-5 क्वेश्चन भी डाल दूंगी। तो ये 1 से लेके 95 क्वेश्चन में भी सही 100 क्वेश्चन तो मुझे नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन जो नहीं मिले हैं, अगर मिलता है या मुझे याद आएगा या फिर कहीं से मिलता है तो मैं इसको अपने शॉर्ट्स में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, मेरा काम पसंद आता है, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर